और मैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा कानूनी। अगली कानूनी लड़ाई में मेरा मानना है कि हमारा मुआवजा 10 करोड़ रुपए तक, लेकिन नहीं तो आपने एमएसपी लेके उठे और जमीन अधिग्रहण का कानून आपको यहाँ बैठा करके बदला गया। आप मौलिक अधिकार को खो के आए, जमीन का अधिकार मौलिक अधिकार में था, हाल लड़ रहा है। तो समकालीन थे इसमें, वो खा पे क्या, जब उसका पुलिस वाले का जूता इससे जब घाट पर मैं देखता हूँ इससे तो मुझे दुख होता है, दर्द होता है जी। लेकिन कौन जिम्मेवार है? नजर नहीं और मेरी बेटियों को बदनाम करवाया, उधर से मेरी आत्मा रो रही, लानत है ऐसी खाप पे। अरसे के बाद किसान नेता रमेश दलाल से हमारी मुलाकात हो रही है। कई बार नेता जनता से बहुत से कदम आगे निकल जाता है और जनता पीछे छूट जाती है, और कई बार ये होता है कि जनता भावनात्मक होकर बहुत आगे निकल जाती है और नेता पीछे छूट जाता है। तो नेता का और जिस जनता के लिए वो संघर्ष करता है उसका समावेश यानी कि कदम ताल बहुत आवश्यक है, और किसी भी विषय की गंभीरता या कोई संकट जब जिसके लिए अपरिहार्य स्थिति होती है कि आंदोलन किया जाए, उसका सही विश्लेषण और मार्गदर्शन के लिए नेता का होना नितांत आवश्यक है। तो अभी हम इनसे जानना चाहेंगे, एनसीआर इस अमृतकाल के इस दौर में जहां एक पूरे नेटवर्क बनाया जा रहा है एनएच का पूरे देश में, और उसके क्रेडिट लेने के लिए आज 3 तारीख से बीजेपी एक रोड मैप भी रोड यात्रा निकाल रही है, 4 मंत्री उतार देती है, लेकिन उसके लिए किसानों के साथ कोई खड़ा था तो वो चेहरा आपके साथ है, यानी कि गुजरात से लेकर पंजाब तक। और एक ब्यूटी भी इनके आंदोलन की थी कि सिविलाइज तरीके से लीगल डायरेक्शंस में कोई भी किसी पे केस या कोई हीनियस क्राइम या कोई देश की संपत्ति को नुकसान हुए बगैर इन्होंने अपनी तरफ से उचित मुआवजा भी दिलवाने की कोशिश की। लेकिन जो दावा सरकार का किया जा रहा है कि हमारी सरकार की उपलब्धि है, और उपलब्धियों को जताने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो हरियाणा में क्या सरकार उसके लिए वाकई क्रेडिट की हकदार? चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो आपने अभी एक जो विषय हमने रखा है कि आपने लंबा संघर्ष किया 3 साल तक, और किसानों पे जिस तरह के मुआवजे के लिए आपने संघर्ष किया, क्यों क्या ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी थी? क्या इसको बुनाने के लिए जो बीजेपी सड़क पे है इसकी वास्तविकता से आप परिचित हैं? तो मेरा जो संघर्ष है वो पिछले 45 साल से हो गया, और आप 3 साल से उसका आकलन करना चाह रहे हैं जी। तो 3 साल से मैं समझता हूँ आप 2019 के बाद के आंदोलन की बात करें, उसको भी अब 4 साल हो गए। जी जी। तो 4 साल पहले जो आंदोलन शुरू हुए वो छारा के जमीन अधिग्रहण का आंदोलन हुआ, जो 334B नेशनल हाईवे था, और उसमें मैंने कई गुना बढ़वाया, छारा को न्याय दिलवाया। और वो तब न्याय दिलवाया कि ये रिकॉर्ड पे है कि छारा गांव के लोग दीपेंद्र हुड्डा के पास गए, उस समय लोकसभा का रोहतक का सांसद था। तो सांसद ने उस समय का जो सचिव था भारत सरकार का ट्रांसपोर्ट और रोड महकमे का, वो हरियाणा का था युद्धवीर सिंह मलिक, और वो इनका चहेता था भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र का। तो उसने जब दीपेंद्र ने उससे बात की, उसने कहा ये तो कानून में नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो दीपेंद्र हुड्डा ने छारा गांव को कहा कि ये मैं नहीं करवा सकता, ये कानून में नहीं है, उसने हाथ खड़े कर लिए। यानी कि मुझे जहाँ तक मैं गलत नहीं, वो सचिव के पद पे थे। हाँ, युद्धवीर मलिक। जी जी जी। और सांसद थे रोहतक के दीपेंद्र हुड्डा, और छारा गांव दीपेंद्र हुड्डा का सबसे पैठ गांव था, जिसमें वो बहुत भारी मतों से जीतते थे। तो उस प्रक्रिया में दीपेंद्र हुड्डा ने अपना दिमाग नहीं लगाया, उसने एक अधिकारी पे भरोसा किया और पंचायत को कह चुका कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, कानून में नहीं है, और आप कहीं भी जाओ ये नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि हम रमेश दलाल के पास जाएंगे, तो वो काम को करवा देता है। तो दीपेंद्र ने, ये छारा के लोगों से पूछ सकते हैं, लोगों को कहा है कि आप रमेश दलाल के पास जाओगे, ये काम तो नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा है कि चलो अब की बार एक परीक्षा हो जाए, कि सांसद ने जब इनकार कर दिया तो जो रमेश दलाल है, जो जनता का एक नुमाइंदा है, सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, क्या वो अब की बार इस लड़ाई को जीत करके छारा गांव की झोली में डालेगा कि नहीं। तो फिर गांव ने उस संकट में मुझे बुलाया, उसने कहा कि आज हमारे सांसद ने प्यार से हाथ खड़े कर दिए कि कानून में नहीं बनता, मैं नहीं दे सकता। तो मैंने वो लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई चली,
और वो लड़ाई में जीता और उस गांव का कई गुना मुआवजा बढ़ा। आपने उसको चुनौती के तौर पे लिया। आपने जब उस संघर्ष में उतरे थे 152 डे का जिक्र भी किया, 344 का भी जिक्र आता है, 352 का भी आता है, 4-5 राष्ट्रीय राजमार्गों पे आपका संघर्ष रहा। तो क्या विजन लेके चले थे कि किसानों को क्या न्याय दिलवाना है और इस विकास में किसान के लिए क्या न्याय, आप कहाँ तक संतुष्ट हैं आपके? मैंने उस और रमेश दलाल कानून पर भरोसा करके चलता और अपनी शक्ति पे चलता है, तो मैंने उसको इस रूप में लिया। और उसमें बीच में दीपेंद्र हुड्डा भी एक बार आए आंदोलन में। आप ये बोल रहे हैं आप किसान नेता हैं, वो खाली एक सांसद हैं, और किसान नेता कहीं बड़ा कद होता है किसान नेता का। देखिए मैं किसका छोटा कद है किसका बड़ा है, मेरा छोटा है मेरा बड़ा है, दीपेंद्र का छोटा बड़ा, उसमें नहीं जाना चाहता। नेता वोटों से नहीं बनता। मैंने मान लिया नेता वोटों से नहीं बनता। इस बात को जो आप कहलवाना चाहते हैं वो बात तो सच्चाई है कि सबके राज में मेरे आंदोलन हुए और लोगों ने मुझे जनता का नेता माना। जो कुर्सी पे बैठे हुए थे जो मुख्यमंत्री, उनको नहीं माना। यदि आप उस उदाहरण में जाएंगे तो 1977 के बाद हरियाणा में जो भी मुख्यमंत्री आया, यानी उसको लगभग करीब 45 ईयर्स 45 साल हो गए, तो हर मुख्यमंत्री के समय, हर पार्टी की सरकार के समय मैंने जनता के लिए संघर्ष किया और वो लड़ाइयां मैं जीता हूं। और आज वो 55 से ज्यादा लड़ाई हो गई। तो आप पूछ रहे थे 152 डी का, तो छाड़ा के बाद जब मेरे उसकी विजय हुई और लोगों में ये बात चली कि भाई ये हमेशा सरकार से और सांसद से, विधायक से ज्यादा काम करवाता है। 100 करोड़ दिलवाया था आपने। हाँ, एक गांव का प्रति एकड़। तो फिर चरखी दादरी के और जींद जिले के जो खापे इकट्ठी होकर मांडोठी आई और मुझे लेकर के गई कि हमारा भी बढ़वाओ। तो 152 डी पे 8 जिलों की जमीन जा रही थी, तो 8 जिलों में धरने थे, लेकिन मैं 2 ही जगह गया, चरखी दादरी और जुलाना जींद का। मैं बाकी जगह इसलिए नहीं गया कि बाकी जगह जो धरने कर रहे थे वो सबको बुला रहे थे। विपक्ष में उस समय दुष्यंत, अभय चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। तो मेरा मानना यह है कि जो धरने पे सब समर्थन दे के आते हैं, अभी भी जैसे हमारे पहलवानों के मामले में सब समर्थन दे रहे हैं, जब पहलवानों को जरूरत पड़ी तो कोई नहीं मिला। तो ये समर्थन नहीं है, ये वोट प्राप्ति का एक हथियार है कि राजनीतिक नेता पहुंचते और समर्थन देके कहते देखो मैं तो आपके दुख में आया और आप सही समय पे मेरा साथ देना। वो उसकी समस्या का हल नहीं करवाएगा। नेता का काम है, राजनीतिक नेता को उस समस्या को खड़ा रखना, ताकि समस्या खड़ी रहेगी तो उसको चुनाव में लाभ होगा। रमेश दलाल दूसरे चश्मे से देखता है। जब मेरे पास लोग समस्या को लेकर आते तो मैं समस्या का निदान करता हूं, उसको हल करवाता हूं, मैं उसको जीवित नहीं रखता। तो 152 डी की लड़ाई मैंने लड़ी, 2 जिलों का मुआवजा बढ़ा कई गुना, कहीं 2 गुना, कहीं 2.5 गुना, कहीं 1.5 गुना, लेकिन जो बाकी जिले थे उनका नहीं बढ़ा। तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आंदोलन से सब कुछ नहीं होता। आंदोलन तो उन जिलों में भी थे। तो जो आपने एक सवाल थोड़ी देर पहले जो किया था कि नेतृत्व के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, तो नेतृत्व की क्षमता और नेतृत्व का ज्ञान और उसका अनुभव और जनता में उसकी पहचान और जनता में उसका भरोसा, जब ये सारी चीजों का मिश्रण हो जाता है तो आंदोलन कामयाब हो जाता है। जनता का मेरे पर भरोसा रहा। और मैं किसान का बेटा हूं, तो एक तरह से मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मैं कहता हूं संपूर्ण किसान जाति ने मुझे पढ़ाया और उससे मैंने कानून भी सीखा, मैं वकील भी बना। तो मेरा जो ज्ञान है उसका जो मैं श्रेय देता हूं वो पूरे संपूर्ण भारत के किसानों को देता हूं। उनका बेटा, उनकी आवाज, उनकी आवाज रहूंगा। नहीं, आपका डीएनए फाइटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आपके बेटे ने भी अपनी योग्यता से साबित किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जिस तरह से केएमपी के 2-2 किलोमीटर के लिए जिस तरह रजिस्ट्रियाँ बैन कर दी गई हैं और जिस तरह से यहाँ पे एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी जसोर खेड़ी से निकल रहा है और हेलीपैड के यूएई को भी यहाँ से मिलाया जा रहा है, तो जिस तरह से ये लोकेशंस बन गया है और उसी में आपका धरना चल रहा है, तो इसमें क्या नुकसान होते नजर आ रहे हैं? 5 जनवरी 2023 से केएमपी मांडोठी टोल प्लाजा झज्जर में धरना चल रहा है जी। ये दलाल खाप, दैया खाप, गुड़िया खाप ने आरंभ किया था मुझे जिम्मेवारी सौंप के जी, और मैंने जिम्मेवारी स्वीकार कर ली और उस दिन से मैं लड़ रहा हूँ। बहुत सारी मांगे मंजूर हो गई, बहुत सारे अभी पाइपलाइन में, बहुत सारी अभी पेंडिंग है। कौन सी मंजूर हुई नेताजी? मेट्रो का विस्तार जी। पहली बार एक संघर्ष की वजह से जो लड़ाई रमेश दलाल ने यहाँ के लोगों को लेकर लड़ी,
तो जहां पर भी दिल्ली के चारों तरफ मेट्रो का विस्तार होता है वो सघन आबादी में होता है, लेकिन पहली बार बहादुर से आगे आबादी नहीं है, ग्रीन बेल्ट है, लेकिन उसको मैं आसौदा तक लेकर के गया हूं। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। एक आरटीआई लगती है बहादुर से और हरी भूमि में खबर प्रकाशित होती है, वहाँ से मिनिस्ट्री से जवाब आता है इसके लिए कोई फंड अलोकेट नहीं है और इसके लिए अभी कोई भी इसके लिए रोड मैप तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि ये मंजूर हो गया? देखिए, मेट्रो रेल मंजूर हुई और विद बजट हुई जी, वो हरियाणा सरकार के बजट में ही प्रावधान है जी। तो कोई आरटीआई दूसरी जगह से मांगेगा अर्बन मिनिस्ट्री के अंडर तो संचालित है। नहीं, देखिए अकेले अर्बन मिनिस्ट्री का नहीं है, वही तो है, लोग आरटीआई को पता नहीं क्या मानते हैं। जी जी आरटीआई में गलजेंगे, सूचना मांगो गलजेंगे, तो वो तो यही कहेगा। ये हरियाणा विधानसभा के बजट का बुक निकाल लो, मुख्यमंत्री की घोषणा में विद बजट है जी। जो उनका हिस्सा है वो अपना देंगे और हरियाणा सरकार अपना देगी, वो विद बजट आया है। और विद बजट की जब कोई घोषणा करे तो वो तो घोषणा का उल्लंघन होगा तो हम निपटेंगे, नहीं तो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल का विस्तार, लेकिन आज एक खुलासा कर दूं, ये मेट्रो रेल का विस्तार मुख्यमंत्री की बजाय प्रधानमंत्री के आदेश पर हमें मिला है। ये आपकी सेकेंडरी मांग थी। पहली मांग थी आपकी मुद्दे कि किसानों को अवार्ड मुआवजे की थी। अवार्ड पे आपने तो, कहा कि अवार्ड यदि संशोधित होता है तो मैं सेकंड अवार्ड काउंट होगा। मैं मुआवजे पा जाऊं। लोगों को लड़ना नहीं आता तो मुझे पता है कि मुआवजा कैसे बढ़ेगा। लोग कहते हैं हमारा इतना दे दो, तो कैसे बढ़ाओगे, कानून कैसे लगाओगे, तो मुझे पता है। तो मैंने एक सरकार से कमेटी बनवाई। मैंने जब आंदोलन अपने हाथ में लिया तो एक कमेटी पहले भी बनी थी जी। जब उसका और लोग संचालन कर रहे थे और मैं इंतजार में था कि पहले इनको करने दो, ये कामयाब हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं मदद करूंगा ही। तो लोग मेरे से कहते थे कि आप आ जाओ, मैं कहता नहीं अभी ये लोग लगे हुए इनको करने दो। तो वो कमेटी बैठी और कमेटी ने रिपोर्ट में नहीं बढ़ाया, और बढ़ना तो कमेटी चाहिए। रमेश दलाल ने कमेटी आंदोलन के माध्यम से गठित करवाई, सोनीपत की और झज्जर की, और उसका मुआवजा बढ़ा दिया। डीसी की फुटेज भी थी आपने नहीं, वो बढ़ा, वो तो बढ़ गया। जब रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट बाहर हरियाणा सरकार ने स्वीकार कर ली तो मुआवजा बढ़ गया। लेकिन बढ़ा हुआ मुआवजा कैसे मिले? कितना बढ़ा है जी अभी एट करंट? एवरेज के हिसाब से कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं दुगना भी है, दुगने से भी ज्यादा है। कितने फिगर में मतलब पहुंचा है अभी रिपोर्ट के अनुसार? देखिए, जैसे हम अपने मांडोठी के मेन रोड की बात करें तो 3.5 करोड़ प्रति एकड़ है, और यदि मैं बेरी रोड की बात करूं 2 करोड़ 58 लाख है जी। और मैं बुपनिया की बात करूं जिसका बहुत कम मिल रहा था जी, जो पहले 40-50 के आसपास था, इससे नीचे सबसे नीचे था, तो वो 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। 1 करोड़ आई थिंक कि 15 लाख के आसपास है। तो ये सब अलग अलग है, किसी गांव का कम भाई उसका पहले ज्यादा था और किसी गांव का कम था, तो अलग अलग है। सर्कल रेट के आधार पे? सर्कल रेट को तो मैं मानता नहीं, सर्कल रेट के आधार पे जिनको मिलना ही नहीं था। आप और जनता दूसरे भ्रम में रहती है, मैं उसमें नहीं जाता। सर्कल रेट को झाड़ू मारो, मैं तो बाजार मूल्य की बात करता हूँ, मार्केटिंग रेट। हाँ, तो उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है। उसमें अब झगड़ा ये पड़ा हुआ है कि वो अवार्ड को संशोधन किया जाए जी, या आर्बिट्रेशन से मिले। तो सरकार का कहना है कि रेलवे एक्ट में ये है कि 1 साल के अंदर हमने यदि अवार्ड नहीं सुनाया सरकार ने, तो वो मुझे कह रहे हैं कि रमेश दलाल जी फिर उसमें ये लिखा हुआ है कि जमीन अधिग्रहण रद्द हो जाएगा, हमारे पैसे भी चले गए, जमीन अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। दोबारा नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं? नहीं, दोबारा निकालेंगे तो फिर वो जमीन तो गई ना, वो तो दोबारा से दावेदार खड़े हो गए। ये चिंता आप क्यों कर रहे हो सरकार? ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप जो बात कर रहे हो ये मैं चिंता की बात नहीं, सरकार का जो एक पक्ष है उसकी बात रखी। तो मेरा कहना ये है कि नहीं, रिवीजन एक करेक्शन है जी, और करेक्शन में जो ये सरकार का कहना है कि जी रूल नहीं है न रेलवे एक्ट में न एनएच एक्ट में, मैंने एनएच एक्ट में भी पहले रिवीजन करवाए, तो सरकार हमेशा हाथ खड़े कर देती है जी कानून में नहीं है। तो मैं कहता हूं कि कानून बहुत बड़ा समुद्र है जी, बहुत समुद्र। और रमेश दलाल समुद्र में डुबकी लगा के मोती की तरह कानून ढूंढ करके ला करके सरकार को फेंकता रहा। तो मैंने कहा सीपीसी 151 से 153 उसमें तो वो कॉमन है कि जहां भी इस प्रकार की कई मिसयूज था
तो मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई चीज़ पास हुई अवार्ड में तो अवार्ड का संशोधन हो जाएगा। चाहे वो अवार्ड हो अपना इंश्योरेंस का, उसमें भी अवार्ड आता हो, चाहे रेल का हो, चाहे रोड का हो, तो पहले भी हमने करवाया, अब भी हो जाएगा। तो मैं इस बात पर रहा हूँ कि अवार्ड का संशोधन हो। वो क्यों? यदि आर्बिट्रेशन से लेंगे तो आगे का हक चला गया, जो बढ़ गया वो बढ़ गया। आर्बिट्रेशन एक फंसने का काम, और सारे किसान जाके फंसते, पूरे हरियाणा में फंसे। अपील ही नहीं आगे, फिर आगे अपील नहीं है, क्योंकि सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट की लागू होगी, उसमें आप अवार्ड को रद्द करवा सकते हो। कोई कानूनी कमी हो तो बढ़वाना और घटवाने का काम कोर्ट के पास नहीं है। तो सारे वकील बेवकूफ बनाते हैं, उनके आर्बिट्रेशन में डलवा देंगे, वहां नमस्ते हो जाएगी, फिर वो घर बैठ जाते हैं। तो किसान भ्रम की स्थिति में रहती है। मैं उनको भ्रम से निकालता हूं, फिर भी मैं कुछ को निकालता हूं, कुछ जाके फंसी जाते हैं। तो आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जो अभी हमारी 11 तारीख को जो कम्युनिकेशन गैप रहा जो पंचायत है, जनता संसद है जी जी, केएमपी मांडोटी टोल पे, उनकी हमारी बहुत सारी मांगे, उन मांगों में से एक भी है कि हमारे अवार्ड को संशोधन किया जाए, और संशोधन कानूनी रूप से हो सकता है। और मैंने जो गैर कानूनी काम सरकार कर रहे तो उसमें उन पे आपराधिक केस बनता है। मैंने गवर्नर से कुछ अधिकारी, कुछ नेता, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, फिर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, तो उनकी मैंने अनुमति मांगी है कि मुझे इन पर मुकदमा चलाने की धारा 197 सीआरपीसी में दो, नहीं तो उनकी भी सजा बनती है। तो रमेश दलाल तो लड़ता है और संविधान के अनुसार लड़ता है, जीतता भी है। तो मेरा मानना है कि अब की बार भी मैं जनता के आशीर्वाद से लड़ाई जीतूंगा। एक आपका नारा था, बहुत प्रकाशित हुआ था, लेंगे 5 करोड़ तब निकलने देंगे रोड। तो वो नारा कहीं नारा था या उसके नजदीक हम पहुंचेंगे? उससे तो ऊपर पहुंचेंगे। जी जी। अभी जैसे उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया 3.5 करोड़ तो पहुंच गया। जी जी। अभी तो 2.5 गुना से है, अभी रिहेबिलिटेशन का नहीं है, लीगल कोर्स बाकी है अभी। हाँ, तो लीगल कोर्स है, जब लीगल कोर्स आएगा तो ये उससे तो बहुत ज्यादा क्रॉस करेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा आपकी बात नारा था कि मुआवजा लेंगे 10 करोड़ तब निकलेंगे रेल और रोड। ये जो अवार्ड में संशोधन करके दे, उसके बाद में भगवान ने चाहा और मैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा कानूनी। अगली कानूनी लड़ाई में मेरा मानना है कि हमारा मुआवजा 10 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। और ये इन्होंने कहा कि जो ये लीगल कोर्स लेना चाहते हैं और मैक्सिमम जो किसानों को फ़ायदा मिले वो संदेश हर किसान तक जाए, इसके लिए अभी ये 11 तारीख है जो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ये 24 इसमें अतिथि लोगों के भी जो आपके मेज़बानी के लिए वहाँ सभी रिप्रेजेंटेटिव के भी नाम दिए गए हैं, मांगे भी दी गई हैं। इसमें वो किसान शरीक होके वो इनके अनुभव से इनके रोड मैप को समझ सकते हैं। जन संसद का मतलब ही यही है कि क्या रेमेडीज है जिससे उनको रिहेबिलिट में दिक्कत ना हो, उनको उनका अस्तित्व बचा रहे, उनके काम धंधे आगे प्रभावित ना हो और उनको मैक्सिमम फ़ायदा कैसे ले, उसके लिए गोष्ठियाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी बगैर थके हुए इसी रविवार को जितना आप कीमती समय निकाल के कम से कम वहाँ सुने आप, और जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो भी नेताजी ने बताया और क्या विजन है अगला। क्योंकि ये जब छलांग लगाते हैं तो एक सहमति लेते हैं आम जनता से और निश्चित तौर पे उसने कुछ न कुछ डुबकी से निकाल के लाते हैं। हाँ जी, ये जो देखिए, मैं आपने जो प्रश्न किया और जनता के सामने रखा, तो मैं रमेश दलाल हाथ जोड़ के संपूर्ण उत्तरी भारत से, पूरे देश के किसानों से, संगठन से, खाप पंचायतों से, सामाजिक जातीय संगठन से, धार्मिक संगठनों से कहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठ करके आप हमें सहयोग दें, समर्थन दें। और 11 जून 2023, यही 11 जून आप सभी मांडोटी आसोदा केएमपी टोल प्लाजा पर 10 बजे पंचायत में आए और हमारे हाथ मजबूत करें। हमारी जो मांगे वो सारी जनता की है। क्या क्या मांग है? जमीन अधिग्रहण के अलावा भी है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल 2011 के बाद कितनी सरो खाप पंचायत हुई, हमारी खाप पंचायतें मुद्दा तो उठा दिया लेकिन उसका समापन नहीं करवा पाई, फिर दूसरे मुद्दे पे चली जाती हैं। आपसे बढ़िया कोऑर्डिनेशन खापन चौधरी से किसी का नहीं है। सोरम में हेडक्वार्टर है, आप इस पे एक राष्ट्रीय मीटिंग बुला के वहाँ पे इस पे एक मैंडेट क्यों नहीं कर लेते आप? देखिए, खाप भगवान है और भगवान की पूजा की जाती है, काम हमें करना पड़ता है। तो मैं खापों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, उनका काम है। खापे क्यों कामयाब नहीं हो पाती, खाप उसको ढूंढे, हमारे से कभी चर्चा करेंगे तो मैं उस बात को आगे रखूंगा। लेकिन मैं खाप को भगवान मानता हूं और भगवान का मुझे आशीर्वाद चाहिए।
बस जैसे भगवान से हम आशीर्वाद मांगने जाते हैं, उसके अलावा हर खाप में मेरे आदमी वो मुझे समर्थन करते हैं। लड़ाई तो मुझे अपने समर्थकों से, जनता को जगा करके लड़नी पड़ती है। तो भगवान के करीब तो आपको निपटाने हैं। नहीं, मैं भगवान का पुजारी जी, हूँ, जी। मैं खाप का पुजारी हूँ, मैं भगवान का पुजारी हूँ। सभी खापों को सम्मान देता हूँ, मैं उनके लिए पूजा करके भगवान को खुश करने का काम करता हूँ। इसलिए मैंने सभी खापों को भी आमंत्रित किया है। खाप में जो समस्या है जो आपने जो उठाई, वो क्यों कामयाब नहीं हो पाती? हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है जी, उसको कानूनी ज्ञान, दूसरा ज्ञान नहीं है। और खाप एक सेरेमोनियल होकर के रह गई है, यानी कि जहाँ पर काज में चाहिए उसमें चाहिए, सिंबॉलिक कह रहे हो आप। सिंबॉलिक। लेकिन खाप एक बड़ी चीज है, जी, आज भी है। प्रजातंत्र की वजह से कमजोर पड़ी, क्योंकि गांव का सरपंच कहता मैं नहीं मानता, जिला पार्षद कहता है कि मेरी शक्ति अपनी अलग है, विधायक कहता है, सांसद कहता है, मुख्यमंत्री कहता है। सबने खापों को कमजोर कर दिया। और खापों को यदि अपना अनुशासन बनाना है और यदि कोई रूपरेखा बनानी, कानून बनाना है, तो अब खाप आगे सक्रिय हो सकती, नहीं तो खाप जीवित है, रहेंगी। लेकिन एक बीच में ठहराव आ गया है। तो मैंने हिंदू कोड बिल का, जो खापों ने आंदोलन शुरू किया और जिसमें खाप अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, तो हिंदू कोड बिल में जी, आज एक समगोत्र में विवाह की इजाजत हो गई, 7 लगते गांव की हो गई। अभी तो और आगे बढ़ गई, तो 494 तो कर दिया गया। जो सबसे बड़ा मुद्दा है जी, वो 2 है, मैं आज उसको स्पष्ट कर देता हूं। एक है, सारे किसान नेता चिल्लाते हैं जी, फसल बचानी है और नस्ल बचानी है। अरे क्या कर रहे हो तुम? जी, मैं उनसे सवाल पूछता हूं। जब तुम फसल बचाने की बात आए तो एक टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे बैठे थे आप, बात देकर कानून के खिलाफ, अपनी जमीन को मत देना, इतना बड़ा कानून नहीं था, आपने रद्द करवाया। हम भी उसके समर्थन में थे, मैंने तो उसके खिलाफ याचिका डाली हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, उसके मैं लेके गया कि इसको रद्द किया जाए। लेकिन क्या जमीन अधिग्रहण के कानून को हरियाणा में बदल दिया कि दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जमीन ली जाएगी, हर राष्ट्रीय राजमार्ग, हर रेल मार्ग पे। कोई किसान नहीं बोला, और उस दौरान हुआ। अब सुनिए, आप भी शामिल थे, मैं आप पे भी आरोप लगा रहा हूं। मैं कह रहा एक पहले मेरी बात सुनिए आप। आपने प्रश्न छेड़ दिया था, मैं आप पर भी लगा रहा हूं। आप सारे बॉर्डर पर बैठे रहे। अगर समाज पूरा बैठा है, मैं सुनिए, मैं ये नहीं कर रहा, खड़े हुए उनके विरोध में। मैंने विरोध की नहीं जी, कही, जी। समर्थन मेरा भी है, आज भी कल भी रहेगा। जी, जी। लेकिन नहीं तो आपने एमएसपी लेके उठे, जी। और जमीन अधिग्रहण का कानून आपको यहां बैठा करके बदला गया जी, जब आप बॉर्डर पे थे। और जमीन छीनने का कानून जो संसद में प्रस्ताव फैल हुआ मोदी जी का, मोदी जी हारे, वो हरियाणा विधानसभा में पास करवाया। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा, जितने भी जो संयोजक आयोजक हो आप लोग, क्या उसके दोषी नहीं? एक दिन भी कोई बोला? हमने तो उस पर रिजाइन किया है, निष्कासन से देखो लेके। देखो देखो मेरी बात सुनो। जब ये हरियाणा में अमेंडमेंट हुआ, हमने पूरी आवाज। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो। यदि तुम ये कहो कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना ही जी, आंदोलन है और जीत है, जी, तो भैया आपको जीत की मुबारक। जी, न तो आप टीकरी बॉर्डर पे जीते, जी, और न एक कांड हुआ था कंजावला कांड 1977 में, उसमें जीते। जी। 1977 के कंजावला कांड में जी, जब आपका जो आंदोलन जहां से किसान यूनियन का जन्म हुआ, आप मौलिक अधिकार को खो के आए। जमीन का अधिकार मौलिक अधिकार में था, आपकी जमीन की तरफ कोई देख नहीं सकता था। इन कानून की जरूरत नहीं पड़ती जिसके ऊपर आप बॉर्डर पर बैठे थे। आपने मौलिक अधिकार खोया, आप जीते नहीं, और कहते हो हम कंजावला कांड जीते। आप जब बॉर्डर पर बैठे थे तो जमीन अधिग्रहण जो 2013 कानून जो किसान हक में था, उसको खो के आए हो। जब जमीन ही नहीं होगी तो काहे की एमएसपी, वो राज्य काहे की फसल नहीं? सुन लिए, राज्य सरकार का प्रयोग है, केंद्र में नहीं हुआ। सुनो, लेकिन केंद्र में तो संसद ने हमें बचाया, जी, सारे विपक्ष ने माइक तोड़े, जी, मोदी जी को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन वही कानून जी। बनाने के लिए जी, एक साजिश के तहत, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल। एक साजिश के तहत बॉर्डर पे बैठाया, ताकि आपका ध्यान तो यहां बटा रहे जी, मोदी की कब्र खोदने पे, और मोदी जो है वो प्रधानमंत्री इस कानून को हरियाणा में बदलवा दे, और आधी हरियाणा की जमीन जाएगी। कानून बदला गया 2021 में, अकेला रमेश दलाल लड़ रहा आप भी है। तो समकालीन थे इसमें। किसके? ये जो जितना घटना, देखिए, मैं उसके खिलाफ लड़ता रहा हूं जी, कि कानून गलत है। जी, जी, आप मुझे उससे तुलना मत करें। मैं एसकेएम का बाहर से आज भी समर्थन करता हूं, वो जी। कोई भी लड़ाई लड़े, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूं, जी, जब हमने तो उसकी मदद की, रमेश दलाल और भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने बार बार उनके समर्थन दिया, लेकिन क्या उन्होंने जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चे की मां क्यों मरती है? मैं सीधा ही बोल रहा हूं, जी, जब जमीन ही नहीं रहेगी तो काहे की एमएसपी?
कौन सी लड़ाई जीत गए? ये कानून, सुन लो बात, आज इसका खुलासा मैं कर ही दूं। जी जी बॉर्डर पे बैठाया जी। नरेंद्र मोदी जी ने, और जमीन छीन ली पीछे से। जमीन छीनने के लिए। उसको पता था तेरे खिलाफ बोलते रहेंगे, उसने इनको उठाया नहीं, ये बैठे रहे। बाध्य का कानून, अपनी जमीन को मत दो। जी कुछ भी कानून नहीं था, बहुत छोटा था, चलो रद्द हुआ नहीं हुआ उसकी मैं मेरिट में नहीं जाता, लेकिन असली था जमीन अधिग्रहण। और जमीन अधिग्रहण का मोदी ने प्रयास किया संसद में प्रधानमंत्री बनते ही, और प्रधानमंत्री बनते ही 2 किलोमीटर, यही कानून, 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर इधर, हर एक राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग पर जमीन ली जाएगी। संसद में संशोधन लेके आया और 24 घंटे में ली जाएगी, और सारे जो बेनिफिट से वो छीन लिए, हमारी सहमति थी वो कानून से हटा दी। तो मोदी जी कामयाब नहीं हो पाए, 3 बार अध्यादेश आया, कामयाब नहीं हो पाए, विपक्ष ने हमें बचाया। लेकिन उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कानून हरियाणा में बदलवा दिया, तुम बॉर्डर पे बैठे रहे। इन प्रिंसिपल आपने इसका विरोध किया या इसमें किसान को 2013 के? मैंने कभी विरोध नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा को जमीन अधिग्रहण का मुद्दा भी साथ में लेना चाहिए था। बिल्कुल लेना चाहिए था। मैं जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन लड़ाई में हम भी उनके समर्थन में थे। तो क्या आपने सुझाव रखे कभी? आप हरियाणा के एक मौजूद किसान नेता थे। कि उन्होंने खापों को तो मैं तो दिया नहीं। जी जी। मैं खापों से सवाल पूछता हूँ। खापों को तो आज भी धन्यवाद करते हैं वो। सुनो ना, फिर वही बात है, क्या संयुक्त किसान मोर्चे में खाप को शामिल किया? नहीं किया। उन्होंने एक वर्ग ने उसको चलाया, और जब जमीन अधिग्रहण का कानून ही बदल दिया, हमारी जमीन ही नहीं बचेगी, तो संयुक्त किसान मोर्चे पर प्रश्न चिन्ह लग गया मेरे अनुसार। क्योंकि आज जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं वो असली किसान की लड़ाई है। जब मेरी जमीन नहीं रहेगी, निसंदेह, तो रमेश दलाल ने लड़ाई लड़ी, और एक अंतर है उनके आंदोलन में और मेरे में, इसलिए मैं उनके साथ ज्यादा नहीं मिलता। वो छोटी सी बात के ऊपर राजनीति करते हैं। कौन से नेता को नहीं आने दिया? सबको आने दिया। रमेश दलाल भले ही राजनीतिक व्यक्ति है, लेकिन मेरे आज तक के 55 आंदोलन में मैंने किसी भी राजनीतिक नेता को घुसने नहीं दिया। या मान लो टिटोल पे बैठा हूं, मेरे आंदोलन में न तो किसी की कब्र खुदेगी ये नारा लगेगा, और न विपक्ष की जय जयकार होगी। वो तो एक शैली होती है नेता की लड़ाई। तो हमारे आंदोलन में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उस आंदोलन में तो सिर्फ मांग है और सरकार से हमने पूरी करवानी है, वो लड़ाई रहती है। और यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी आंदोलन ले लो। अब मैं एक छोटा प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आप एक प्रशंसा कर रहे थे जो गलत कर रहे थे। एक विधायक आकर के सोरम की पंचायत में बोलता है और कुरुक्षेत्र में बोलता है, और वो समाजवादी पार्टी का विधायक है, वो खा पे क्या? जिस दिन किसान नेताओं को इन आड़तियों की पहचान होगी, जैसे किसान आंदोलन में रात को अमित शाह से बातचीत हुई, ये धोखे हुए। अब भी जब खापे इनका बायकॉट कर, देखिए मेरी बात सुनो, तो अब भी आप उसको राजनीति की तरफ, क्या अमित शाह से मैं मीटिंग? देखिए शमशेर जी, अमित शाह का क्या रोल है इसमें, दूसरा क्या है? मैं एक बात, सीधी सी बात बोलता हूं, बहन बेटी तो हमारी है ना वो जी। जब उसका पुलिस वाले का जूता इससे जब गाल पर मैं देखता हूं जी जी, इससे तो मुझे दुख होता है, दर्द होता है जी। लेकिन कौन जिम्मेवार है? हमारी बेटियों को बदनाम करवाने वाला आंदोलन के माध्यम से कौन? ये राजनीति करने वाले लोग। इन्होंने उनको, बच्चों को भरोसा दिया जी कि हम साथ देंगे। ये 28 तारीख की जो काल थी, ये विपक्ष की थी जी। और विपक्ष ने मेरी बेटी के कंधे पर बंदूक रख के वार किया, और कहीं नजर नहीं आया, और मेरी बेटियों को बदनाम करवाया। उधर से मेरी आत्मा रो रही, लानत है ऐसी खाप पे, लानत है ऐसे आंदोलन पे। आज मेरी बेटी पता नहीं कहाँ बेचारी अपने न्याय मांगने के लिए चुपचाप बैठी है। आज भी कायम हो अपने धर्म, वो कायम है जी। लेकिन अरे झूठा समर्थन क्यों दे रहे थे जी? वह सबने समर्थन दिया जी। और एक बहाना कहते हैं जी मुझे तो घर से नहीं निकलने दिया। अरे घर पे तो अकेला था, तेरा संगठन के 1000 आदमी 10,000 आदमी कहाँ गए? जो दीपेंद्र हुड्डा वह समर्थन दे के आया, वो उस दिन यहीं पर रैली करता घूम रहा था। जिधर महम की पंचायत थी, वो उस दिन उसके वहीं पर प्रोग्राम चल रहे थे। कहाँ गए आप? मैं कहाँ गई आम आदमी पार्टी? ये राजनीति खेली जा रही इन पे। और अभी 2 दिन पहले वो सतपाल मलिक बोलता है, मैंने उसका इंटरव्यू देख रहा,
भले इन बेटियों को चाहिए पूरे देश में निकल जाए, ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी हारे। यानी कि हार और जीत का आंदोलन बनाने उनकी अस्मिता से मतलब नहीं है। जी जी, सही बात। उनकी अस्मिता से मतलब है। तो लड़ाई ये होनी चाहिए कि हमारी बेटियों को न्याय कैसे मिले, सिर्फ इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कुछ आदमी आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं। मैं तो देखो इस मामले से दूर हूं, अपनी बेटियों के साथ जरूर हूं। दो खापों ने निर्णय लिए हैं, एक तो बूरा खाप ने, एक सरोवा खाप ने, कि दबाव बनाने के लिए हम किसी भी राजनेता को गांव में नहीं घुसने देंगे। देखिए बगैर प्रचार, देखिए फिर वही बात आ गई, किसकी क्या काल है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं कि काम की ढंग से निपटते हैं। मुझे तो मैं फिर बताता हूं कि ये बात दुखी करती है। अरे ये खेल की कला, ये हमारे खून में, हरियाणा के में सबसे ज्यादा पूरे देश में 85% मेडल ट्रॉली। तो हमारी जो जूता यहाँ गाल पे उस दिन दिखाई दे रहा साक्षी के, वो यहाँ छपना चाहिए था, हर एक आदमी के यहाँ छपना चाहिए था। वो मुझे विचलित करता है। और वो खापों को कितना विचलित करता है। कल कोई ऐसा जो फैसला हुआ, भाई ठीक है तुमने अल्टीमेटम दिया, तुम करो, पता नहीं क्या करोगे, लेकिन जो करने वाले लोग हैं उनका भाषण ही देख लो ना, वो क्या करें। बिचौलिया का बीच का रास्ता, नहीं मैं किसी को बिचौलिया नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सबके से मेरा एक सवाल है, भाई तुमने कानून का कितना ज्ञान है, तुम्हें किस ढंग से बात उठानी चाहिए। तुम हमारी बेटियों से 28 तारीख की जो काल है वो विपक्ष की थी, 28 तारीख की काल किसने रखवाई, और तुमने रखी थी जो रखने वाले थे। तो फिर तुम्हें 2 दिन पहले पहुंचना चाहिए था जंतर मंतर पे। यदि वहां 20,000 25,000 आदमी मेरी बेटियों के साथ जंतर मंतर पे पहुंच जाते तो उस दिन मेरी बेटियों का यह हाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबको पता था कि उस दिन तो 28 तारीख को तो बॉर्डर से किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा। इनको तो एक ड्रामा करना था, वो ड्रामा कर दिया। और वो बच्चे थे बेचारे, नादान थे। अरे छोटी सी उम्र, खेल की उम्र, उससे निकल के आए। हमारी बेटियों ने अभी तक क्या देखा है, क्या अनुभव है? जिनको अनुभव उनको सोचना चाहिए था। उनको तो जिसने जो कह दिया उसी को बेचारे मान लेते हैं। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता, मुझे एक का पता है कौन कहां से जुड़ा हुआ, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन इसमें जो राजनीति हमारे बच्चों के साथ खेली गई, मैं उससे बहुत आहत हूं। मैं इसलिए न तो 11 जून को जो जनता संसद हमने रखी है केएमपी मांडोटी टोल पर, किसी भी राजनीतिक नेता को आने देंगे और किसी को जो ऊट पटांग बोलता ने बोलने देंगे। और हमारा तो मुद्दे हमेशा होते हैं सही दिशा में, लेकिन यदि कल को हमारे से कोई चर्चा करता है, क्योंकि वो हमारे इस एरिया की क्षेत्र की है, क्या गई थी तो वो खाप से मैं दूर नहीं हूं, न फोगाट से न सांगवान से। और जो महम 24 है उस खाप के बारे में तो आज भी जाके खाप वालों से पूछ लो, उसकी खाप की स्थापना करने वाला पहले दलाल वंश था। और देखो दैया खाप, मलिक खाप, ये कई खाप बड़ी बड़ी है। ये बड़ी जो खाप है वो अच्छी है, लेकिन आज के दिन हमें दुख होता है कि इनमें फूट पड़ी हुई है, कई प्रधान बन गए। ये कमेटियों के नाम पे इनके साथ भी मजाक हो रहा है, कहीं किसकी कमेटी बनती है, कहीं 11 की, और फिर लास्ट में एक आड़ती के हाथ में दिया जाता है कि देखिए ये आपकी बात है। मैं किसी को देखो न तो आड़ती कहूंगा न मैं किसी को एजेंट कहूंगा, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि एक बात का जवाब चाहिए कि 28 तारीख की काल संसद के दिन की जो प्रजातंत्र का दिन था, वो विपक्ष का और सत्तारूढ़ पार्टी का झगड़ा था। उस दिन तुमने यदि काल दी थी तो तुम्हें वहां बॉर्डर को पहुंचना चाहिए था, लाखों आदमियों, उनकी फॉलोइंग जानी चाहिए थी। लेकिन जो आपने तारीख रखी है 11 तारीख की, 9 तारीख को रिज्यूम कर रहे हैं एजिटेशन। यदि इन केस ऑफ अरेस्टिंग नहीं होती तो दोबारा वहाँ से एजिटेशन शुरू हो रहा है दिल्ली, और उसी दिन जैसे पूरा अनरेस्ट में जा सकता है, उसी टाइम पे हमारे 11 तारीख की कॉल है। तो इसको देखिए इस क्रिटिकल टाइम आपको एक बात मैं बताऊं कि हमारा बहुत लोग भ्रम फैलाते होंगे। रमेश दलाल के नेतृत्व में भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन चल रहा है 5 जनवरी 2023 से। तब तक इन हमारी बेटियों का आंदोलन नहीं चला था। उसके बाद
हमने जितनी भी तारीख रखी जी। उसी तारीख पे आपने जान पूछ करके इन्होंने पंचायत रखी, हमने कैंसिल करते आए। क्लैशेज होते रहे डेट्स की। नहीं, क्लेश का हमने होने नहीं दिया। अब जिस दिन इन्होंने महम की पंचायत रखी उस दिन की हमारी जी। तारीख रखी हुई थी, मैंने वो कैंसिल की। जी 28 तारीख को मैं यहाँ पंचायत बुला रहा था, जी डेट रखी हुई थी, जी इन्होंने रख दी, हमने फिर कैंसिल की। जी और अब की बार हमारी दलाल खाप में जी सब ने चर्चा करके और धरने पे सबसे सलाह करके, जिसमें दैया खाप के भी थे जी और जितने भी हमारे समर्थक थे, हमने अगली तारीख रखी 11 जून जी 2023 कि अब ये किसी की तारीख नहीं, अब की बार हम नहीं बदलेंगे। जी कोई उस दौरान कुछ करता है जी तो मैं क्या कर सकता हूं। हमने तो बार बार अपनी बेटियों के समर्थन की वजह से अपनी तारीख भी जी। बदली, लेकिन अब 11 जून हमारी तारीख फाइनल है। ये अंतिम रहेगी। तो जो भी श्रोता इससे सुन रहे हैं, नेता कभी समाज से बाहर नहीं होता। आप आइए, पहले जो ये आपके वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें शामिल होइए, और यदि और भी कोई सहयोग जो आपके आंदोलन चाहिए उसमें चाहिए, तो मुझे नहीं लगता रमेश दलाल उसमें कहीं पीछे हटने वाले हैं। और इसमें जो भी इनसे जुड़े आपके सवाल हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डाल दिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए। जय जवान जय किसान।